नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत में हथियारों की तस्करी कितनी बड़ी समस्या है और इसमें आईएसआई की क्या भूमिका है। भारत में अवैध हथियारों का बाजार अरबों रुपए का है। छोटे देशी तमचों से लेकर ऑटोमेटिक राइफल्स तक, जैसे AK-47, यहाँ तक कि ग्रेनेड, ये सब हमारे देश में अवैध रूप से कैसे आ रहे हैं। लेकिन इसमें इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI की क्या भूमिका है, इसमें क्यों शामिल है, इसके लिए हमें ISI के इतिहास को जानना होगा। ISI यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सबसे खुफिया एजेंसी। ये खुफिया एजेंसी 1948 में बनी थी और इसका मकसद सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाना था। लेकिन 1980 में इसने भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना और पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद को हवा देना और भारत में अस्थिरता फैलाना, ये SIS ये खुफिया एजेंसी ने मुख्य लक्ष्य बनाए। 2025 तक इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI भारत में हथियारों की तस्करी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है। जैसे हम एक 2023 का एक एग्जाम्पल लेंगे। 2023 में पंजाब की पुलिस ने एक तस्करी रैकेट पकड़ा जिसमें 4 AK-47 और 100 से ज्यादा कारतूस बरामद किए और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए हैं और पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए हैं और इसके पीछे ISI यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का बड़ा नेटवर्क था। ISI का मकसद साफ है, भारत में अस्थिरता फैलाना, आतंकवाद को बढ़ावा देना और हमारे समाज को कमजोर करना। ये सिर्फ ISI की बात नहीं है, इसमें और भी कई खिलाड़ी शामिल है, उनकी बात हम आगे करेंगे। अब हम जानते हैं कि हथियार आते कहां से। क्या सिर्फ ये ISI की देन है या इसके पीछे कुछ और भी है। पाकिस्तान ISI के जरिए पाकिस्तान से AK-47 पिस्तल कारतूस भारत में भेजे जाते हैं। ये लोग इन अवैध हथियारों को भेजने के लिए पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। 2024 में BSF के जवानों ने बताया पंजाब की सीमा पर 400 से ज्यादा ड्रोन पकड़े गए। इन ड्रोनों में ज्यादातर हथियार और ड्रग्स थे। ये ड्रोन रात में 2 या 3 किलोमीटर उड़कर हथियार गिराते थे। दूसरा चीन नेपाल और म्यांमार सीमा के रास्ते हथियार भारत में पहुंच रहे हैं। 2022 में मणिपुर के एक उग्रवादी समूह से चीनी नारिंग पिस्तल बरामद हुई थी। ये सभी हथियार म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर राज्यों में आए थे। और तीसरा स्थानीय उत्पादन, भारत में भी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्रियां चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और साथ ही बिहार का मुंगेर, इन इलाकों में देसी तमचे और नकली पिस्तौल बनाई जाती। 2025 में श्रावस्ती में एक ऐसी फैक्ट्री पर छापा मारा जहां पर 10 तमचे और 50 कारतूस तैयार किए जा रहे थे। और चौथा काला बाजारी, सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में बने कारतूस कई बार गन हाउस और लाइसेंस धारियों के द्वारा के जरिए काले बाजार पहुंच जाते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ लाइसेंस धारी अपने कोटे में ज्यादा कारतूस खरीद लेते हैं और फिर उन्हें तस्करों को बेच देते हैं। हथियार भारत कैसे पहुंचते हैं? ये कोई साधारण चोरी चकारी का काम नहीं है, इसके पीछे एक जटिल सुनियोजित नेटवर्क काम करता है। इन हथियारों को भारत में लाने का पहला तरीका है ड्रोन। ISI ने ड्रोन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रखा है। ये ड्रोन छोटे और हल्के होते हैं जो रात में अंधेरे में 1 से 2 किलोमीटर सीमा के पार आ सकते हैं। 2024 में पंजाब पुलिस ने 5 ड्रोन पकड़े जिनमें से प्रत्येक ड्रोन के अंदर 2 बंदूकें, 50 कारतूस मौजूद थे। और दूसरा तरीका है खुली सीमाएं। भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश की खुली सीमाएं तस्करों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। नेपाल के रास्ते चीनी हथियार और पाकिस्तानी हथियार बिहार, उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं। 2023 में बिहार के किशनगंज से एक तस्कर से 3 पिस्तौल बरामद हुई। उस तस्कर ने बताया कि ये सब बंदूकें नेपाल से आई है। और तीसरा तरीका है समुद्री रास्ता। भारत की 7500 किलोमीटर की समुद्री रेखा तस्करों के लिए एक बड़ा अवसर है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ऐसे बंदरगाह जरिए हथियार, मछली पकड़ने वाली नाव और छोटे जहाजों में छिपाकर लाए जाते हैं। और चौथा रेल और सड़क मार्ग के हथियार एक बार सीमा पार करने के बाद इन्हें ट्रकों, बसों, यहाँ तक कि ट्रेनों में छिपाकर बड़े शहरों में पहुंचाया जाता है। दिल्ली की पुलिस ने एक बस से 10 तमचे बरामद किए जो बिहार से दिल्ली लाए गए थे। और इसमें सबसे चौंकाने वाला तरीका है डाक और कुरियर। कुछ तस्कर हथियारों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर डाक या कुरियर के जरिए भेज देते हैं। बात करते हैं इस सबसे बड़े नेटवर्क के खिलाड़ियों की। ISI अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए, इस काम को करने के लिए उसे कई सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। आतंकी संगठन SIS का लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, खालिस्तानी समूह जैसे सिख फॉर जस्टिस SFJ, ये संगठन SIS से हथियार लेकर भारत में हमले करते हैं। 2019 में पुलवामा हमले के दौरान उनमें यूज हुए विस्फोटक और हथियार, ये सब ISI
के नेटवर्क से आए थे। और दूसरा स्थानीय माफिया, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई माफिया जो आईएसआई के हथियारों को बांटने के लिए काम करते हैं। 2023 में अमृतसर में पकड़े गए एक रैकेट ने बताया कि वो एसआईएस के इशारों पर हथियारों की सप्लाई करते हैं। और तीसरे हैं बिचौलिए, ये वो लोग होते हैं जो हथियारों को सीमा से शहरों तक पहुंचाते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर, दुकानदार, यहाँ तक कि छोटे व्यापारी भी हो सकते हैं। और चौथे सबसे परेशान करने वाले भ्रष्ट तत्व, कुछ पुलिसकर्मी, गन हाउस मालिक, सरकारी कर्मचारी इस नेटवर्क में शामिल होते हैं। 2024 में एक गन हाउस क्या असर पड़ता है, आपने इंस्टाग्राम की रीलों पर देखा होगा। हर एक इंसान अपना दबदबा बनाना चाहता है, हर दूसरी रील में बंदूकें, गैंगस्टर, ये सब पैदा हो रहे हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। तो ये सब लोग गरीबों को निशाना बनाते हैं, उन्हें दबाते हैं। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में गैंग वॉर और हत्याएं बढ़ रही है। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों से हुई हत्याओं में 12% की वृद्धि हुई। 2025 में एक गैंग वॉर हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए और ये सभी हत्याएं अवैध हथियारों से हुई है, यानी इन हथियारों के कोई लाइसेंस नहीं है। ये हथियार वो हथियार है जो सीमा पार से आए हैं। और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। 2024 में मणिपुर में एक उग्रवादी हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में जो हथियार यूज हुए हैं वो सभी म्यांमार से आए थे। बंदूकी हथियार आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो ये छोटे छोटे विवाद भी बहुत ही हिंसक बन जाते हैं, चाहे वो जमीनी झगड़ा हो या व्यक्तिगत दुश्मनी। और हथियार इसे और भी खतरनाक बना देते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सरकार इन सबको रोकने के लिए क्या कर रही है। सरकार इनके लिए बहुत ही मजबूती से कदम उठा रही है। बीएसएफ ने ड्रोन रोधी तकनीकी का निवेश किया 2025 में और जम्मू कश्मीर में नए रडार और जैमर लगाए जिन्होंने सैकड़ों ड्रोन पकड़े। और दूसरा छापेमारी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश फैक्ट्रियों में लगातार छापेमारी हो रही। 2025 में मुंगेर की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई जहां पर 20 तमचे तैयार किए जा रहे थे। और तीसरा सख्त कानून, आर्म्स एक्ट 2016 के तहत लाइसेंस धारियों ने गन हाउस पर सख्ती बढ़ाई गई। अब उन्हें अपने कारतूसों का हिसाब देना पड़ता है। चौथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग, भारत ने नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमा पर समझौते किए ताकि तस्करी को रोका जा सके। लेकिन दोस्तों चुनौतियां अभी भी है, खुली सीमाएं, भ्रष्टाचार और तकनीकी कमी ये लड़ाई को मुश्किल बनाती है। अब आते हैं आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ये सिर्फ हथियार नहीं भेजती बल्कि ये पूरी साजिश रचती है कि भारत में अपराध कैसे फैलाए जाए। इसका मकसद है कि भारत में अराजकता फैलाना, आतंकवाद को बढ़ावा बनाना। आईएसआई खालिस्तानियों और कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार और फंडिंग देती है। 2023 में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह नज्जर की हत्या के बाद आईएसआई ने कनाडा में बसे खालिस्तानी समूह को हथियार भेजने की कोशिश की। और दूसरा है सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा। ये खुफिया एजेंसी भारत में अफवाहें और नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि जिससे भारत में हिंसा को हवा में। हमारी खुफिया एजेंसी जैसे RAW इन्होंने आईएसआई के नेटवर्क पर नजर रखती है। 2024 में एक ऑपरेशन में RAW ने SIS के एक बड़े तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया जिसमें 10 आतंकी मॉड्यूल पकड़े गए। हम इन हथियारों को पूरी तरह रोक सकते हैं, पूरी तरह रोकना मुश्किल है। इन अवैध हथियारों की तस्करी को बहुत ही हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए पहला कदम तकनीक का इस्तेमाल, दूसरा सख्त कानून, तीसरा जन जागरूकता और चौथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग। और दोस्तों सबसे जरूरी है एकजुट रहना। इनका मकसद है हमारे देश को बांटना, हमारी ताकत हमारी एकता है। तो दोस्तों ये थी भारत में अवैध हथियारों की तस्करी, आईएसआई की खतरनाक खेल की पूरी कहानी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।